हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज आपके लिए लाए हैं संविधान। संविधान का संक्षिप्त परिचय ये आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से शामिल है, जो आपके दिल्ली पुलिस और अन्य वनडे एग्जाम्स और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आ रही है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे आप भारी मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं इस शुभकामनाओं के साथ। आप निश्चित रूप से जिस लक्ष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसको सफलता प्राप्त करें उसमें। और इसमें शुरू करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के 3 धरोहर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ही थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री और देशी रियासतों के विलयकरण के प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ये तीनों महापुरुषों जिनके इर्द गिर्द संविधान घूमता है, उनकी चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका इतिहास। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वह दस्तावेज है या वह कानून की पुस्तक है जिसके आधार पर किसी भी राज्य का संविधान क्रियाकलाप कार्यों का क्रियान्वयन और पालन कराया जाता है। यह जो है संविधान की सबसे बड़ी विशेषता, यह परिभाषा है संविधान के संक्षिप्त रूप में। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं तो किसी भी चीज के विकास का एक इतिहास होता है। तो भारतीय संविधान के विकास का एक इतिहास है 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई। पलासी स्थान को क्यों कहा गया आपको मैं बता दूं। पलास वृक्ष की अधिकता, यहाँ पर पलास एक वृक्ष होता है। इस समय यह यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प भी है पलास, राजकीय पुष्प है पलास। और पलास वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को प्लासी कहा गया। यह एक मैदान था, यहाँ पे एक लड़ाई होती जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। यह युद्ध 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध द्वारा जीत लिए जाने के बाद, जब बक्सर की लड़ाई हो जाती है तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व बढ़ जाता है। और जब भारत को इस क्षेत्रों को विजित कर लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के समय पर कई एक्ट पारित किए। अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्नलिखित, अगर इनका विवरण देखा जाए कि कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ भारत में, तो उसकी बात करते हैं। संविधान का विकास कहां से होता है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम द्वारा अत्यधिक संवैधानिक, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया वह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसमें जो है कंपनी के उस पर जो है एक नियम स्थापित किया गया जिसे संसदीय नियम कहा जाता। संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया भारत में पहली बार। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई।
इसकी विशेषताएं क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की क्या विशेषताएं थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल भी लिखा रहता कहीं पर पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। अर्थात इसके गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और इसे क्या किया गया? शक्तिशाली बनाया गया। क्या किया जाता है? शक्तिशाली बनाया जाता है। क्या किया जाता है? शक्तिशाली बनाया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अब अगर देखा जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। एक मतलब इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे और 4 सदस्य जो है अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीशों में जिनका नाम था उसमें चैम्बर्स पहले, लिमेस्टर दूसरे और हाइड जो है तीसरे न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसके तहत जो वहां के कर्मचारी थे ब्रिटेन के, उन कर्मचारियों को व्यापार करने, निजी मतलब स्वयं का व्यापार करने पर रोक लगा दी गई और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मध्य से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके भार में, इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। आपको बता दें जब ये अधिनियम आया 1774 का, तो इसमें एकदम सीधे कह दिया गया कि जब आप इसमें कोई भी कार्य करेंगे तो यह जानकारी जो है आपको, किसको, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक बना दिया गया। इसके बाद एक एक्ट और आया जिसका नाम था 1781 का एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आया 1781 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भारत में आया। क्या करने आया? यह जो है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भारत में आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल और बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब जो है
इस एक एक्ट आया जो जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, यह आया था 1781 ईस्वी में। और इस 1781 ईस्वी के इस प्रावधान के तहत इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता मतलब बंगाल की सरकार थी, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून विधि माने कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, प्राधिकार प्रदान किया गया। अब एक अगला एक्ट है जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। आपको बता दें, पहली बार भारत में दोहरा शासन बंगाल में आया। और बंगाल में कब आया? जब 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत बंगाल में दोहरा शासन लगाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामलों को देखने लगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बना दिया गया। दोहरा शासन किस रूप में आया? पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामले देखने लगा, इसको देख रहा था। और दूसरा आया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखने लगा। इस तरह से भारत में पहली बार दोहरा शासन आया। अब आया अगला अधिनियम है आपका 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई। अब 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो आया, यह कहता है कि जो नियंत्रण सदस्य होंगे, बोर्ड के सदस्य होंगे तथा कर्मचारी होंगे, इनका वेतन को कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा जो है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो थी वो पहली क्या थी? कंपनी के अधिकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। अब कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। अर्थात चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल चाय और चीनी पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बना रखा, बाकी शेष पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अगला है 1813 से पहले ईसाई पदाधिकारियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा प्रदान की गई। भारत में अब इनकी सुविधा प्रदान कर दी गई कि वे भारत में आसानी से आ सकते थे। ये जो है सुविधा प्रदान कर दी गई, किसके लिए? इसके लिए एक सुविधा प्रदान कर दी गई। इसके बाद जो है जो सुविधा मिली इनको,
चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो है ये क्या कहता है? इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पहला क्या क्या है? पहली है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा है, बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला है आपका, बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। अब जो बंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, अब उसे छीन लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। आपको बता दें, भारत में 1800 जो अधिनियम था 1843 ईस्वी में, इसी 1833 अधिनियम के द्वारा ही 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। अब भारत में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। इस अधिनियम में जो है, जो ये 1813 का अधिनियम था, ये 1833 का अधिनियम, इसके अधिनियम के तहत यह बात व्यवस्था की गई। अब अगला है, इसमें अगला पॉइंट देखिए, 8वां का रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या होता था, प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग बजट तैयार किया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह कह दिया गया कि प्रत्येक देश के लिए एक ही बजट तैयार किया जाएगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बता दें 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहला जो है विधि आयोग गठित किया गया। वो कब गठित किया गया? 1834 ईस्वी में गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। आपको बता दें, लॉर्ड मैकाले को भारत में शिक्षा का मतलब वो भी कहा जाता है, या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, और इसी के प्रभाव में आकर राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। आपको बता दें 1835 ईस्वी में जो इसका एक घोषणा पत्र आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे निस्यंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो भी लॉर्ड मैकाले का था। अगला अधिनियम है आपका
1853 अधिनियम, 1853 का जो अधिनियम है ये क्या कहता है? 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो आपको बता दें, प्रश्न पूछेगा कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा पहली बार पदों को भरने का नियम कब आया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम यह कहता है कि महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरा जाएगा। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष मैकाले था। कब बना? 1854 में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। एक अधिनियम आपको पता है कि 1853 के बाद बीच में एक घटना घटती है, जिसकी जो घटना थी क्या थी? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की अंग्रेजों की जो इतना ज्यादा विरोध हुआ अंग्रेजों का कि सरकार को ये लगने लगा कि अब जो है हमारा जो है शासन बचना मुश्किल है, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके महारानी एलिजाबेथ जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया ने अपने शासन को स्वयं ले लिया। मतलब भारत शासन अधिनियम अब ब्रिटेन के क्राउन का अधिनियम बन गया। ठीक है, अब यह शासन जो है 1858 में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन न करके अब इंग्लैंड की सरकार, तत्कालीन इंग्लैंड की सरकार का शासन भारत में हो जाता है। ये नियम आ गया। इस अधिनियम की विशेषता यह है, पहला कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मंत्री पद की क्या की गई? व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाने लगे। इसके द्वारा ये नियुक्त किए जाने लगे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के शासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरों के विषय में हो। आपको बता दें, सचिव जो होता था, भारत राज्य के सचिव का निर्णय अंतिम होने लगा, चाहे वह नीति नियम कानून के लिए हो या जो है अन्य ब्यौरों के लिए हो, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाने लगा। अगला है 8वां नंबर,
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के वायसराय का नाम, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कब कर दिया गया? तो आप जान लीजिए कब होगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। इस तरह अतः इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो वो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे तथा भारत के प्रथम वायसराय बनेंगे। अगला है 1861 का अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न हैं। पहला क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। 1861 का जो अधिनियम आया, इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया। विस्तार माने फैलाव कर दिया और बड़ा बना दिया गया। दूसरा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। आपसे प्रश्न पूछेगा पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो आप किसके द्वारा बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली, मतलब एजुकेशन विभाग अलग बनने लगा, शिक्षा विभाग, कानून विभाग, स्वास्थ्य विभाग अलग अलग बनने लगे। विभागों का नियम आया किसके समय? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर एल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। गवर्नर बंगाल को, गवर्नर जो होता था, गवर्नर जनरल बंगाल को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मतलब उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब में विधान स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसमें कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की ही शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद और सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। यह भी नियम आया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद और सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, जिनका नाम था बनारस के राजा, और दूसरे थे पाटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद में क्या करता है? मनोनीत कर देता है। ठीक है, किसको किसको किया था? बनारस के राजा को और पाटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। अब आता है 1873 का जो शासन अधिनियम था, ये क्या था? 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। और आपको बता दें, यह नियम बना ही था 1873 में कि 1874 मात्र 11 साल बाद ही 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
शाही उपाधि अधिनियम आया 1776 ईस्वी में। शाही उपाधि अधिनियम 1776, ये क्या था? इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य के रूप में नियुक्त कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा राजा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, मतलब रानी घोषित की गई। साम्राज्ञी मीन्स होता है रानी, रानी घोषित की गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। यह क्या है? आपको बता दें, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? पहला, इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी, पहली विशेषता की बात करते हैं। क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहला था, आप ध्यान दे लो, पहला था 1892 ईस्वी का भारत शासन परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पहली क्या थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब सीधे चुनाव न दे करके, जैसे आज आप वर्तमान में वोट देते हैं, इसकी प्रथा भारत में कब शुरू की गई? 1892 ईस्वी में शुरू की गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1919 का अधिनियम क्या है? 1909 का अधिनियम क्या है? आपको बता दें, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मांटे मिर्ले सुधार। मांटे मिर्ले सुधार कब आया? 1909 में आया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, यह भारत में पहली बार सांप्रदायिक कार्य करना शुरू कर दिया। अब यह भारत में सांप्रदायिक कार्य करने लगा। इसके तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक माने अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसके द्वारा यह भी नियम किया गया कि मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति या चुनाव जो है केवल मुसलमान ही कर सकते थे वोट देकर। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी मिली। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। आपको बता दें, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप जान लीजिए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। यह जानता था कि भारत को जीवन भर लड़ने की अगर शक्ति प्रदान करनी है तो किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? आपको बता दो किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? वह सांप्रदायिकता द्वारा प्रदान की जा सकती है। अगला है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। दूसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का पहली बार बजट पर विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिल गया। मत देने का अधिकार पहली बार यहां से मिल जाता है, अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में भारतीय सदस्य बने। उन्हें विविध विधि सदस्य बनाया गया और उन्हें जो है किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में
भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया और दूसरा उन्हें विधि सदस्य के रूप में चुना गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब जो है नए नए कानून बनाने में विश्वविद्यालयों की सलाह, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का सलाह और कॉरपोरेशन आदि की सलाह लेना भी शुरू कर दिया गया। अब कहता है 1909 का अधिनियम की कुछ अलगाव देखे क्या है। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। लॉर्ड मिंटो जो है भारत के क्या थे, वायसराय थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। अब 1919 का अधिनियम आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आईएएस में 1-2 बार क्वेश्चन से पूछा है और अन्य छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है, जिसकी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएगा। आपको बता दें 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गया था। भारत में द्वैध शासन पहली बार लागू किया गया, किसके तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी और 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, जबकि उच्च सदन को नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो है माना जाता है किसे, लियोनस कार्टियस को जो है क्या माना जाता है, द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों पर 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। एक पहले का नाम था आरक्षित तथा दूसरे का नाम था हस्तांतरित या अंतरित या आरक्षित। ठीक है, यह रखा गया। आरक्षण का जो विषय था वो क्या क्या था। आरक्षित विषय वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायरल, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि जो है ये उसमें शामिल किए गए थे। नोट करके देख लीजिए क्या है सिस्टम। नोट में देखिए, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली में
को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें, इसे 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और अब केंद्र और राज्य में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था सन 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग, एक आयोग आया जिसका नाम था ली आयोग। ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। आपको बता दें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत में 1923-24 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाता था। अन्य सभी सदस्यों को इसमें शामिल कर दिया था और जिसमें 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन के लिए सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इनमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसका अगला नियम क्या था? 10वां नियम क्या था? इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। पहला, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्ण अनुमति आवश्यक थी। दूसरा, उस भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। तीसरा, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के सामने हो जाते थे। अगला है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। उन्नीस सौ 35 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम का देखिए आप, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। जानते हैं संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। और 1935 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? भारतीय संविधान अधिनियम 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र में और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वायत्त स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांत के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करना आवश्यक ही नहीं आया। अगला देखिए क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता। ये क्या है? इस अधिनियम अर्थात 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वायत्त स्वशासित वैधानिक आधार प्रदान किया गया।
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांत विधान मंडलों में के बीच विभाजित कर दिया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांत सूची एवं समवर्ती सूची 3 सूचियों का विकास हुआ। अब कितनी सूची हो गई? 3 सूची बनाई गई। कितनी सूची बनाई गई? 3 सूची बनाई गई। इन तीनों सूचियों में यह व्यवस्था की गई कि अब जो है केंद्र और राज्य अलग अलग होंगे और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य अलग अलग कानून बनाने की शक्ति भी रखते हैं। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडल के विधान बनाने का अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अनन्य आधिकारिक थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय जो थे वो थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों कानून बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विच्छेद आदि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य मतलब दोनों को दिया गया था। राज्य और संघ दोनों को दे दिया गया। अगला है, ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में भी विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधान मंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम के में अवशिष्ट शक्ति वायसराय को दी गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इसमें जो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भी थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की बात करें तो 1935 अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद अधिनियम का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों तक कर दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 संघ में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है, जबकि 333 जो है राज्य में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। ये एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है किसमें? संघ में। ये संघ में करता है। अनुच्छेद जो है 331 द्वारा संघ में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है, जबकि 33 द्वारा राज्य में नियुक्ति की जाती है। 8वां है, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9वां, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आपको बता दें 1935 के भारत साधन अधिनियम द्वारा बर्मा अर्थात जो आज म्यांमार है भारत से अलग है। आदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक
कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 10वां है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए प्रांतीय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, क्योंकि इंपीरियल बैंक जो है बर्मा में चली जाती है और उसके कारण जो है भारत में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना की गई थी। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या मत का अधिकार मिल गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947। अब इसकी बात करते हैं 1947 का। ये क्या था? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को एक स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। और यहीं से नींव पड़ती है पाकिस्तान की। यहीं से पाकिस्तान की नींव पूर्णतः पड़ जाती है। अब निश्चित हो गया कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। तीसरा इसका था, संविधान सभा की विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक विधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद पर समाप्त कर दिए गए। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं कर दिया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत में डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिला लिया गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। आपको बता दें, सिलहट जो है, यह आपको बता दें, सिलहट जो असम का है, असम के सिलहट जो क्षेत्र था, यह जान लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ये जनमत संग्रह द्वारा ये पाकिस्तान में शामिल होने का निश्चय किया था, किंतु यह पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हो सका। ये आपकी था। इसके बाद जो है भारतीय संविधान का जो अगला पार्ट है, इसको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। और इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। और हम आपके साथ शुभकामना देते हैं कि आप निश्चित रूप से सफल हों। जय हिंद।